देखो भाई ये क्वेश्चन इसने बोला ऑनलाइन में आया कि आपको सेंटर पे है ना 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और नेट फोर्स फाइंड करना है। ओके और यहाँ पे इस तरह से सिनेरियो इस पे 2 और 2 है और इस पे -2 और -2 बराबर। तो आई थिंक सुपरपोजिशन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ए को हम चेक करें तो इन दोनों की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो आई थिंक ऐसा होगा, यस। और आई थिंक डी वाला भी उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो क्या करते जाते हैं, दोनों का कॉम्बो बनाते जाए, समझा। तो मान लो ए की वजह से इस पे जो फोर्स है वो एफ है, तो इन दोनों की भी वजह से फोर्स एफ ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको 2f लिख देते हैं। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 2f। तो मैंने ए को और डी को कवर कर लिया, परफेक्ट। अगर मैं सी और एफ के बारे में डिस्कस करूं तो आई थिंक सी की वजह से ओ पे डायरेक्शन अप जाएगा और एफ की वजह से भी अप जाएगा। तो आई थिंक आ जाओ ओ भी 2f हो जाएगा। समझा नहीं समझा? पक्का? ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूँ तो आई थिंक बी की वजह से इस पॉइंट पे भी ऐसे जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 2f। समझा या नहीं समझा? अच्छा, अगर ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हो जाता है 2 और यहाँ पे क्या हो जाता है -2, पॉसिबल होगा। तो ये डायरेक्शन इंटीग्रल ऐसे आता है 0, तो वहाँ पे ऑप्शन था ना 0। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा प्रॉपर वो लामिस थ्योरम फुलफिल हो रहा हो, बीच में इक्वल फोर्स और एंगल 120, बराबर ना। पर अब सिचुएशन क्या है, आपके पास ये फोर्स है जो 2f था और आपके पास ये फोर्स है जो भी 2f था और बीच में एंगल कितना है आपका 120। तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा 2f। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2f आएगा बीच में, बट लकीली वहां पे और एक 2f है, तो यहाँ पे और एक 2f लगा देंगे तो +2f करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 4f।
तो मेरे हिसाब से जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 4 टाइम्स F which is 9 into 10 to the power 9 चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। सो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, 10 to the power -12 हो जाएगा और उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिस्टेंस के साथ which is 10 सेंटीमीटर। अब दिक्कत क्या है 10 सेंटीमीटर तो उन्होंने ये दिया बराबर है, हमें डिस्टेंस तो ये लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग सिखा था a/√3 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 10/√3 का स्क्वायर, बट 10/√3 और सेंटीमीटर है तो एक्चुअली में वो 10⁻⁻1/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो आई थिंक इट शुड बी 10⁻⁻2/√3 का स्क्वायर मतलब 3, वो 3 शायद ऊपर जाएगा, सो * 3 बनेगा। समझा? अच्छा 10⁻², 10⁻12, 10⁻−10, 10⁻9, 10⁻−10, 10⁻−1, 9 4 जा 36, 4 जा 144 से जा रहा हूँ और 144 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13, so 432 into 10 to the power -1, which is 43.2। आई थिंक ये आंसर है। समझा? ये तो वो ऑनलाइन वाला क्वेश्चन था। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में एचएचएम वाला दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, कितने ने ट्राई करा? किया? क्या करना? T is equal to 2 pi under root 2 and pi epsilon naught = 2/2। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आया मुझे बताओ अपार्ट फ्रॉम पर। अच्छा हटा दो, ये चलेगा? अच्छा आपको पता होगा एनटीए ने वापस बोल दिया कि अब कैलकुलेटर नहीं है। ओके, आई थिंक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है वो वापस अपना पलटी मारा पक्का है ना, एक तो बहुत बढ़िया। ठीक, तो याद रखना कैलकुलेटर नहीं आएगा, इसका मतलब एक चीज सिंपल है, कैलकुलेटर कभी नहीं आ सकता जी, वो फंडा सिंपल है। हाँ पहले भी नहीं था ना, उन्होंने फिर नोटिफिकेशन में भी बोला कि जेई में हम नोटिस में लिखते हैं कि डू नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर, देन व्हाई वी कैन अलाउ कैलकुलेटर। तो हमें क्या पता, तुमने तो नोटिस में डाला, तुम अगर ऐसा बोल रहे हो तो तुम ही तो नोटिस में डाल रहे हो ना कि कैलकुलेटर नहीं चलाओ। उन्होंने बोला कि प्रिंटिंग एरर हो गई थी, क्योंकि क्या होता है कोई बैंकिंग एग्जाम्स और वो सब में जो एनटीए को कंडक्ट करता है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलता है। तो उनका ऐसा क्लेम है कि वहां का नोटिफिकेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बट आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग, वो लग ही रहा था। लेकिन 3 दिन में ना लोगों को व्यूज बहुत मिले, हाँ लोगों को बहुत व्यूज मिले, लोगों ने क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत बना है कि हम रात भर काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए करते करते, कि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, और हमने टेस्ट सीरीज में हमारी नई टेस्ट सीरीज आ गई है जिसमें हमने कैलकुलेटर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, फिर वीडियोस डाले, फोटोज डाले, ओके टेक्स्टिंग कोड लिख रही है वैसे वीडियोस डाले है, और फिर अनफॉर्चुनेटली एनजी ने दूसरे दिन आके बोला कि सॉरी माय बैड। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आया एक बार चेक करो, यहाँ पे चार्ज था क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज था क्यू, इसका सेंट्रल पॉइंट O है, यहाँ पे इनिशियल चार्ज रखा गया था -q, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ये चार्ज, तो हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया। आई होप ये क्लियर है। ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट पे -q, m रखा है और ये डिस्टेंस को लेट अस अज्यूम y, आप x भी अज्यूम कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका डिस्टेंस a है, ये भी आपका डिस्टेंस a है, और अब आपको क्या करना है, ये q पे जो फोर्स लगाएगा उसके लिए इसको और इसको पहले ज्वाइन करना है। कंसीडर करो ये डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, और -q पे अगर फोर्स फाइंड करना है तो -q पे कैपिटल Q जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव होगा,
और ये भी आपका फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो दोनों फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, जिसको मैं F नाम दे देता हूँ। और लेट्स कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब ध्यान से देखो, इफ दिस इज F एंड दिस इज F, और ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, then this particular side is going to be F sin theta, and this side is also going to be how much, F sin theta, जो भी कैंसिल ही होगा, पर जो F cos theta है ना, वो दोनों ऐड होंगे ना, तो आई थिंक वो कितना हो जाना चाहिए, 2F cos theta। तो समझा? तो आपके पास जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स F cos theta। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू फोर्स, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होना चाहिए K टाइम्स Q बाय R स्क्वायर। और अब इसी ट्रायंगल में cos थीटा देखेंगे, तो cos थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन द हाइपोटेन्यूज, तो आई थिंक वो हो जाना चाहिए y बाय R। इसको थोड़ा सा सही लिखेंगे तो लिखना चाहिए 2K Q बाय कितना हो जाएगा, R3। पर अगर पाइथागोरस थ्योरम से जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि R जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, a² + y² द होल रेज़ टू r। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका F नेट कितना हो जाएगा, 2K Q बाय a² + y² रेज़ टू 3/2 इक्वल y। पर आपको पता है कि आपका जो y है ना वो a से बहुत छोटा, क्योंकि लास्ट में भी हमने ऐसा किया था, ठीक करेंगे। इससे आपका a² + y² की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो a² का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, a³। तो व्हाट इज द आंसर, F net is 2K Q by how much, a³ times y। इसमें अगर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आज का आंसर होगा हाउ मच, Q by 2 pi epsilon naught, क्योंकि 4 आएगा और वो 2 के साथ कट होगा, 2 pi epsilon naught a³ times y, because this is entirely constant, therefore we can say that your F net is directly proportional to y, hence this will perform what, SSM। और अगर SSM परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 pi √n by k, the k is constant of proportionality, which is this। So finally the answer is going to be 2 pi √, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो आई थिंक आंसर हो जाएगा n into 2 pi epsilon naught a³ by q। लास्ट वाला जो क्वेश्चन लगा था ना, अगर आप चेक करोगे तो उसका आंसर सिमिलर था, ओनली फैक्टर मिसिंग वाज √2, क्लियर, बाकी सब सेम टू सेम, सही बात है। इसीलिए मैं यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख सकता हूँ, दैट टाइम पीरियड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन वाला SSM इज एक्चुअली √2 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल। ये भी डिवाइसिव है, इससे पहले वाला भी डिवाइसिव। ओके, कुल मिला के 6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ दोनों में, ठीक, सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, फोर्स मतलब यहाँ तक मैं सही इलाज चालू कर दूंगा, है ना, पर फोर्स करना है। सच बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो घर पे, मुझे नहीं है कुछ इलेक्ट्रो के बारे में,
पूछो कुछ याद है? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का नाम बता क्या है? उसको हाँ बोल देते सब तो आंसर ही बोला है। बोल एप्सिलॉन नॉट का नाम। फर्मी वैल्यू 1.8 into 10⁵. कितनी वैल्यू है बेटा एप्सिलॉन नॉट की? 9 into 10⁵. 9 into 10⁵. ओके आगे आप वैल्यू कितनी है? नहीं पता? देखो दो चीज हो सकती है, या आई कैन फोकस ऑन टीचिंग, सेकंड आई कैन फोकस ऑन होमवर्क चेकिंग, माइक्रो मैनेजिंग, गोइंग थ्रू ईच स्टूडेंट के वो बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा, एंड फिर भी सिलेबस कंप्लीट होगा, पर सिलेबस कब कैसे कंप्लीट होगा मैं बता देता हूँ. इट विल बी लाइक आई विल जस्ट टीच सरफेस लेवल बिकॉज मुझे वीक में 2 लेक्चर मिलते हैं, समटाइम्स आई जस्ट गेट 1 लेक्चर आल्सो, यू आल्सो नो बराबर. तो अगर मुझे कंटेंट अच्छा लेना है तो मुझे पूरे के पूरे 2 लेक्चर टीचिंग में डेडिकेट करने चाहिए, ना कि हर एक बच्चे के होमवर्क चेकिंग में, नोटबुक चेकिंग में, एटलीस्ट फॉर एडवांस बैच. मैं बाकी बैच के लिए चलो एक्सपेक्ट ना भी करूं, पर आपके बैच के लिए मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूं that you are maintaining your notebook, you are solving something at home, and then तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार हाँ ये चीजें मुझे नहीं आ रही तो मुझे इस पे ये सब काम करने की जरूरत है. और मुझे कैसे पता चल रहा है कि आपने कुछ नहीं किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नोटबुक जब ओपन हो रही है तो क्वेश्चन वहीं का वहीं है, एक वर्ड भी वहां पे नहीं लिखा है, मतलब आपने ओपन भी नहीं किया. और फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि हम आपको उस लेवल का पढ़ाएं. आई थिंक दोनों चीज नहीं हो सकती. तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं है जरा भी. अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आती है, नाम भी आती है, तो चैप्टर का मतलब क्या होगा? तो सोचो, वरना आई विल टेक सम हार्ड लेसन एंड दैट विल नॉट बी इन फेवर ऑफ यू. ओके, देयर आर टोटल 11 बैचेस, आई एम ओनली टीचिंग इन 6 बैचेस. Else I will have to take some hard decisions. Because अगर मुझे लगता है कि मैं अपना काम 100% दूं, इवनिंग में ना अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, पता है आपको, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. मैं झूठ नहीं बोला, हम लोग को 2 घंटे का लेक्चर लेना होता है, नॉन स्टॉप बोलना होता है वहाँ पे, कॉन्स्टेंट. आपका भी आएगा तब आप देखना. फॉर दोस 2 आवर्स वी प्रिपेयर फॉर 5 आवर्स. 5 घंटा में प्रिपेयर करता हूँ फॉर अ स्क्रिप्ट, क्योंकि बच्चे का 1 मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल वन. आज मुझे उनको पढ़ाना है ग्रेविटेशन प्लस इलास्टिसिटी कंबाइंड इन 2 आवर्स, एंड आई हैव टू सॉल्व एंड एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर विद 30 MCQs, अब क्वालिटी MCQs 2 घंटे. कैसे पॉसिबल है? जैसे मैनेज करो, फिर भी होता है. कैसे हो सकता है? जब मैं घर पे वैसे प्रैक्टिस करूं. सही है? क्या मुझे ग्रेविटेशन नहीं आता है, पर मुझे उनको 1-2 महीने का कंटेंट कितने घंटे में देना है? 1-2 महीने का पूरा कंटेंट कितने में? 2 आवर्स. पर एक चैप्टर का भी नहीं, कितने का? 2 चैप्टर का. इसके बाद का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओनली 2 आवर्स. अब देखो कितने टाइप अभी बता रहे हैं. अभी तुम देखना कितना आगे जाता है वो. अगेन मेरे पास कितने घंटे हैं? 2. तो 2 घंटे में अगर बच्चे को लगे कि पूरा इलेक्ट्रो रिवाइज हो और बच्चा खुश होकर जाए, तो ही तो मेरा कुछ वैल्यू होगा. तो कैसे कर सकता हूँ? जब मैं भी हार्ड वर्क करूंगा ना, तो हार्ड वर्क दोनों साइड से होना चाहिए. एक साइड से क्यों चल रहा है? फिर तुम बोलोगे कि सर ये चैप्टर नहीं आया, ये चैप्टर का बैकलॉग हो गया. तो होगा ही ना, और क्या ऑप्शन क्या बचा आपके पास? एंड फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, दे आर इररेगुलर, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते. ऐसा क्यों चल रहा है? इस बैच में तो नहीं चलना.
कंसिस्टेंसी थोड़ी मेंटेन होनी ही चाहिए। तो अगर अभी आपके कुछ बाहर कमिटमेंट है तो प्लीज देन चेंज योर लाइफ। इफ यू वांट के थोड़ी चिल्ड लाइफ चाहिए तो आई थिंक यू शुड चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। इस बैच में हो तो फिर यार 100% अटेंडेंस हो। ऐसा होना ही नहीं कि हर बार तीन चार लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, कभी भी रैंडमली आ रहे कभी रैंडमली नहीं आ रहे, जो भी हो एक्सेप्ट यू आर वेरी वेरी इल। बाकी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको लेक्चर मिस करना चाहिए एडवांस का। तो यार चलो नेक्स्ट वीक से समथिंग वी विल चेंज नाउ फॉर श्योर, क्योंकि इस वे में तो तुम काम नहीं कर रहे हो तो मुझे अपनी पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी। ओके, फिर मैं कपल से जैसा मुझे कुछ करना एकदम स्ट्रिक्ट के नोटबुक बाहर सबमिट करो, तुम चेक करवाओ फिर ही अंदर आओ, ऐसा कर सिर्फ वैसा करता है ना। मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, बाहर से भी नोटबुक चेक होगी तुम्हारी, क्लास वर्क होमवर्क सब करा है तो काम तो ठीक है, वरना बाहर पूरा बैच का बैठ हुआ वैसे ही स्टार्ट करते, क्योंकि वैसे ही काम नहीं कर रहे कहाँ कर रहे। और अब तो कोर्स खत्म हो गया, अभी फील्ड पे जाए और फील्ड जब जैसे वापस वो चार्ट डेंसिटी वाला पार्ट आएगा लिखूंगा, फिर वापस वही सिचुएशन के सब कुछ समझ में वो इंटीग्रेशन वाला हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। अभी तक तो इजी था क्योंकि अभी काफी कुछ हद तक सिमिलर चल रहा था, फील्ड भी बहुत सिमिलर है, पर जैसे वापस वो इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा, ग्रेविटेशन में नहीं आया था तो इसमें भी नहीं आएगा। तो सच बताना कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया? बस इतना ही लोग। क्यों, बाकी सबको क्या हुआ? कुछ काम है क्या बहुत ज्यादा? चलो लिखा सबने ये? नेक्स्ट हेडिंग तो पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Part 2 electric field and electric field intensity. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है उसके ब्रैकेट में कैपिटल ई लिखो, उसके ब्रैकेट में कैपिटल ई लिखो। और आपको पता है वैसे हम लोग टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं तो वैसे ही जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक 2.1 2.1 is electric field and capital E. Key due to point charge and system of charges. Key due to point charge and system of charges. Two point three. Different types of charge density. Different types of charge density. Two point four. E due to different shapes. Two point five.
4 and its speed. Electric lines of force and its properties. Two point seven. Motion of a charged particle in uniform electric field. So इस पॉइंट पे हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा. ओके. Now I slightly change my pattern. ये मैंने अलग से टॉपिक आपको बताया था आज में सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल. पर डाइपोल में ना दो चीज होती है. एक होता है डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल का फील्ड, और दूसरा होता है डाइपोल का पोटेंशियल एंड पोटेंशियल. सो अगर तुम एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हो ना, तो एनसीईआरटी में डाइपोल की फील्ड एक चैप्टर में पढ़ाता है और डाइपोल का पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद वाले चैप्टर में. सो आई थॉट मैं एनसीईआरटी को भी फॉलो करता हूं, सो दैट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इस चैप्टर का एंड होने के बाद, तो आपको पूरा एक सीक्वेंस मिल जाएगा. द एंटायर थिंग आपको एज पर एनसीईआरटी भी करेंगे. तो समझा? अब अगर हम बात करें ना, तो इसमें सारी चीजें इजी है, सारी चीजें, बिकॉज दिस टू पार्ट आज हो जाएंगे हमारे. इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी जो लिखवा है वो पूरा का पूरा एज इट इज है ग्रेविटेशन. सिर्फ दिक्कत है डिफरेंट शेप्स के बारे में. मतलब दिक्कत क्या है, इसमें जो भी फॉर्मूला आएंगे वो वापस कहां से उठाए जाएंगे. तो मतलब आपने जो भी चीजें पढ़ी थी ग्रेविटेशन में, जो भी शेप्स पढ़े थे ना, वो वापस आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे. सो कौन कौन से शेप पढ़े थे अगर आपको याद होगा तो रिंग पढ़ा था, डिस्क पढ़ा था, इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर भी पढ़ेंगे इस बार, है ना, सिलेंडर भी पढ़ेंगे, आर्च पढ़ेंगे. समझा? है ना. तो सब और प्लस इसमें और 3-4 भी केस हैं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन. सो कुल मिला के कुछ 10-11 के आसपास शेप्स होंगे अलग अलग. तो उतने एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें हो रहेंगे. और जैसे ई के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे और उसमें से थोड़े शेप्स कम है, आगे जाके पोटेंशियल भी पढ़ना पड़ेगा. तो समझ में आया? सो ये वाले पार्ट में वापस जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे ना, उसमें हर एक में क्या आने वाला है बेटा, इंटीग्रेशन. तो जैसे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कवर करूंगा ना, मैंने फोर्स का एक स्पेसिफिक टाइप है जो कवर नहीं किया, जो ग्रेविटेशन में हमने कवर किया था, उसका एग्जांपल लेता हूं. आई थिंक आपको याद आ जाएगा. क्या आपको याद है? हमने पढ़ा था कि एक रॉड है और यहाँ पे एक पॉइंट मास है. अगर इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है, जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, याद होगा? बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा. याद है? जिसमें मैंने बोला था हमने छोटा सा यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किया, फिर इन दोनों के बीच में हमने फोर्स फाइंड किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, एंड आंसर आया. याद आया ना? सेम करना पड़ेगा, सेम. अब क्या करेंगे? मैंने ये आप देखो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया था. ये सॉल्व क्यों नहीं करवाया? क्योंकि एज ऑफ नाउ मैंने चार्ज डेंसिटी को जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं किया. मैंने चार्ज डेंसिटी को अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा सो दैट मेरा फोर्स वाले के सारे क्वेश्चन एक साथ बनेंगे और कौन से वाले क्वेश्चन साथ में बनेंगे, ठीक, दोनों एक साथ बनेंगे. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यही मास के बदले यहाँ पे आएगा टोटल चार्ज क्या, Q, और यहाँ पे स्मॉल एम के बदले क्या आ जाएगा, स्मॉल v. वही करेंगे, छोटा सा क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे. समझा? यहाँ पे लिखेंगे क्या, d q, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे छोटा सा फोर्स, वापस क्या करेंगे, इंटीग्रेट. आपको सेम आंसर मिलेगा जो आपने एक्चुअली में किया, सेम आंसर, कुछ भी फर्क नहीं. सिर्फ वहां पे मास के बदले किसको रिप्लेस करेंगे, चार्ज. यू विल गेट दैट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? So if you know that part, तो ये बहुत इजी लगेगा. और अगर आपको ये पार्ट नहीं आया था ना, मान लो ग्रेविटेशन में वो नहीं समझा था या आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अब ध्यान दे देना, सो दैट अब ये समझ जाएगा तो ग्रेविटेशन बेटा लॉ पे समझ जाएगा. अरे कुछ समझा? तो मैंने बोला था ना कि बैकलॉग क्लियर हो जाएगा अगर ये पार्ट को अच्छे से समझो.
तो जैसे यहाँ पे पहुंच जाए तो आप ध्यान से समझें। आज तो वैसे भी ये 2 पार्ट खत्म हो ही जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। लिख दो टॉपिक 2.1। Electric field and capital E, that is electric field intensity. पॉइंट वाइज सीक्वेंस चालू करो। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड is the region in space electric field is the region in space in which an electric charge experiences a force. Electric field is the region in space in which an electric charge experiences a force. Point number 2, electric field intensity. Point number 2, electric field intensity ब्रैकेट में E electric field intensity bracket में E at a point is equal to electrostatic force experienced by unit positive point charge in both magnitude and direction. That is E vector is equal to F vector upon small q. E vector is equal to F vector upon small q. इंटेंसिटी का टाइप वेक्टर है ऑब्वियसली। इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है और प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर मीटर है। आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसा है। और लास्ट में इसका जो डायमेंशन है उसके लिए we have to focus on the unit. So E का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन डिराइव्ड है तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और कूलम को लिखना पड़ेगा एम्पियर सेकंड। सो यहाँ से हमें E का डायमेंशन मिल जाएगा जो कि है L1 M1 T minus 3 और A minus। This is the answer of electric field intensity.
इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, electric field due to positive charge is radially outwards, electric field due to positive charge is radially outwards, and due to negative charge it is radially inwards. So ये डायग्राम बना, प्लस क्यू से फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और माइनस क्यू पे फील्ड रेडियली इनवर्ड जाएगी। एरो सही से बनाना। चलो लास्ट पॉइंट, electric field originates from positive charge and terminates, electric field originates from positive charge and terminates on negative charge. Positive charge and terminates on negative charge. Okay, इस पॉइंट पे हमारा 2.1 is done. So we'll move forward with 2.2. Topic 2.2. Is there any P due to point charge and system of charge? Liquid. Point 1. E due to point charge is given by E is equal to H upon Q is equal to K capital Q by R square. मेरे हिसाब से आपको याद आ गया होना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी which was exactly g m by r square था, अब सिर्फ ये हो चुका है a के बाद। परफेक्ट है। ये डेफिनेटली इसका स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फॉर्म, और अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए
तो आई थिंक हमें पता है क्या करना चाहिए. वी शुड राइट k³ by r² r गैप, और r गैप आपको पता है क्या करना होता है. इट इज k³ by r³ r वेक्टर. ये इसका वेक्टर फॉर्म. क्योंकि फील्ड और फोर्स सिमिलर है, इसलिए फोर्स के भी जो रूल्स है वो फील्ड में लगेंगे. यहाँ पे चार्ज जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो विद साइन करोगे, और स्केलर फॉर्म में जब चार्ज सब्स्टिट्यूट करोगे तो विदाउट साइन करोगे. आई थिंक ये मैं पहले बता दूँ. Last point, because E is a vector quantity, because E is a vector quantity, comma, it follows superposition principle. Because E is a vector quantity, it follows a superposition principle. So मतलब जो फोर्स पे सुपरपोजिशन के हमने फंडा लगा वो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं. ठीक है, 2.2 भी हो गया. So दो टॉपिक इज डन. आई थिंक नाउ वी आर सफिशिएंट कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत क्वेश्चन पॉसिबल है. ठीक है, आप लोगों से बहुत मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, उसमें क्या क्वेश्चन. फॉर्मूला तो अभी एक ही है. कौन सा फॉर्मूला? k³ r². पर जितने आपने फोर्स के फंडा लगाए थे ना सुपरपोजिशन वाले जो भी, वो सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है? सो कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझने के लिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन में calculate the electric field intensity. Calculate the electric field intensity that would be just enough. That would be just enough to balance the weight of charged particle minus 10 microcoulomb and mass 10 milligram. ब्रैकेट में G is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. नाउ मान लो तुम्हारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज -q है और मास कौन सा है n. और क्वेश्चन क्या बोला कि आपने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसी एयर में इस पॉइंट पे रख के छोड़ा, तो कॉमन सेंस बोलता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो गिरेगा, है ना. पर तुमने क्या किया है, तुमने इसके वो अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे, अपर साइड पे और लोअर साइड पे कोई तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट करके रखे हैं जो एक्चुअली एक फील्ड बना है. और वो कौन से फील्ड है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रिक. तो समहाउ
ये चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स तो लग रहा है जो डाउनवर्ड है, ये हवा में तभी फ्लोट कर पाएगा जब इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉसिबल। इसीलिए देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो इस चार्ज पार्टिकल को तुम ऐसे फील्ड में रख सकते हो, या तो इसी चार्ज पार्टिकल का तुम अपवर्ड में रख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि इट शुड बी डाउनवर्ड और इट शुड बी अपवर्ड, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब वो कैसे डिटरमाइन करना उसके लिए ध्यान से देखो। अगर चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ पे कौन सा लिया है मैंने, और फील्ड ऐसे आ रही है ना, तो अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले लिखवाया द फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। कुछ समझा? तो जहां पे एरो का टेल है ये वाला पॉइंट, वो कंपल्सरी नेगेटिव है, और जहां पे ये वाला पॉइंट वो कंपल्सरी पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कुछ समझा? सो व्हेनेवर अगर मान लो बोला कि फील्ड आपके पास यहाँ पे है और ऐसी है, अब तुम बता नहीं सकते इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तुमको एरो बताना पड़ेगा। तो मान लो एरो उसने ऐसा दिया तो फॉर श्योर ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो फील्ड ऐसे जा रही है। कुछ क्लियर है? तो अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो माइनस क्यू किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस, और है ना, दैट मींस इसके ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए क्या वो अपर लगना चाहिए। क्या हम इसको Fe नाम दे सकते हैं? क्या अब ये Fe डाउनवर्ड mg के साथ बैलेंस हो सकता है? तो मतलब तुमने जो सोचा ना कि फील्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए वो करेक्ट है। अरे कुछ समझा? क्योंकि अगर तुम डाउनवर्ड के बदले अपवर्ड सोचते, पॉसिबल था, तो क्या होगा? तो मान लो कि तुमने वही चार्ज पार्टिकल को रखा विच इज माइनस क्यू, और तुमने अब फील्ड कैसे रखा, अपवर्ड, देन व्हाट विल हैपन, ये तो प्लस है ना, ये क्या है, तो अब टेक्निकली इस पे QE नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा। तो समझा? दोनों नीचे लग रहे हैं तो वो दोनों फोर्स की वजह से वो डायरेक्टली फॉल करता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्या नहीं समझा? तो अगर समझा है तो कैन वी से दैट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम this particular charge particle is in equilibrium. If it is in equilibrium, मतलब कि Fe must be equal to क्या, mg। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना तो अब से ना मैं और क्या बोल सकता हूँ कि F can also be written as this into this, आया ना, मतलब F को मैं Q into EV लिख सकता हूँ ना, तो F E के बदले क्या हो जाएगा मेरे पास, Q into E must be equal to कितना हो जाएगा, mg। तो यहाँ से what should be the value of capital E? तो हमने सर E का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg by, बोलो, जैसे मैंने mg by लिखा, आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व नाउ। m इज मास कितना दिया है, 10। अच्छा, मिलीग्राम को यही गलती होती है, it is 10⁻⁻⁶, because the unit is not gram, it is kilogram। हम मिलीग्राम पे हैं तो पहले -3 करोगे तो ग्राम पे पहुंचोगे, और अगेन ग्राम टू कहां जाना पड़ेगा, किलोग्राम, तो 2 बार -3 आएगा, तो कितना होगा, -6। सो n is 10 into 10⁻⁶, g तो 10 ही रहेगा। चार्ज कितना है, 10 क्या, माइक्रोकूलम, तो वापस 10 into 10⁻⁶ आएगा। आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ E? 10 न्यूटन पर केल्विन। And this is the same principle which is used in Millikan's oil drop experiment। क्या बोला था वहां पे कि वो चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है, वो सस्पेंडेड कैसे हो सकता है, जब डाउनवर्ड फोर्स किसके साथ इक्वल है, अपवर्ड, वही होता है mg इक्वल टू f। देखो तो ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली ये सारी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर तुमने चार्ज पार्टिकल को रखा।
Question 2 आपके सामने है. A charged particle 1 microcoulomb is placed at the origin. Find E at the point 3,4. क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो? इसमें बस एक चीज का ध्यान देना, जब भी कोऑर्डिनेट्स आए तो जनरली वो आपको चाहते हैं कि तुम उसको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करो. ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा. आंसर आया किसी का? हाँ जब भी तुम्हें ई वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें लिखना चाहिए K कैपिटल Q बाय R Q, है ना? जिस पे चाहिए ना, हमें याद रखेंगे जिस पे चाहिए एट 3,4 उस पे चाहिए, तो जिस पे चाहिए वो R2 बनता, तो मतलब वो बनेगा 3i प्लस 4j. तो मतलब जो फोर्स में किया वो सेम इसमें किया, जिसकी वजह से चाहिए मतलब वो R1 बनेगा. तो चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा है? ओरिजिन. तो R1 तुम्हारा बनेगा 0i प्लस 0j. अब वो कहीं भी रख सकते थे -1,5 so on, तो वो तुम यहाँ पे रख सकते थे. पर ऐड पूछा वो आ गया है, सबसे पहले जो होगा वो ऐड होगा, वो आपने यहाँ पे डाल दिया. अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. 9 × 10⁻⁹ करा, जो Q है वो 1 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻⁶ होगा. इसका सब्ट्रैक्शन तो सेम आएगा 3i + 4j. अच्छा 3i + 4j का मैग्नीट्यूड 5 होगा, तो R 5 का क्यूब कितना होगा? 125. And if you solve this, your answer should be 72. 3i + 4j. Obviously, इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो कुछ भी नहीं करना, 72 × 5 करो, वो तुम्हारा आंसर है. कर दिया.
Find E at the origin due to following charge configuration. Question है, we need to find intensity at the origin due to this charge configuration और ये चार्ज इनफाइनाइट Q minus Q एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। पहला चार्ज 1 मीटर पे रखा है, दूसरा 2 मीटर पे, तीसरा 4 मीटर पे, चौथा 8 मीटर पे एंड सो ऑन। सिमिलर क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में किया है, सिर्फ इस बार स्लाइड चेंज किया है क्योंकि मास तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, चार्ज हो सकते हैं। सो आई हैव प्लेड विद द चार्ज। ट्राई करो और आंसर उसमें 10, 20, 30 जो एग्जांपल दिया था उसमें, और उसमें फाइनाइट चार्ज है 10 ही थे और वो देने का रीजन भी था। तो उससे समझ में भी आया कि फाइनाइट वाला जो जीपी बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम जनरली इनफाइनाइट वाला ही पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल में फाइनाइट जीपी एक कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर अगर आप O पॉइंट पे इंटेंसिटी के डायरेक्शन शो करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो? बिकॉज फोर्स में तो पता है क्या होता था, इट वाज वेरी इजी। फॉर एग्जांपल मैं O पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दूं या कैपिटल Q रख दूं, तो ये दोनों रिपेल होंगे, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये दोनों रिपेल होंगे। सो आई नो व्हाट इज अट्रैक्शन, व्हाट इज रिपल्शन। इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे, बराबर? सो हमें क्या रखना है, टू फाइंड द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, वो पॉइंट पे कभी भी कोई चार्ज दिया नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी किया तो वहां पे क्या होगा, फाइंड ई एट व्हाट 3,4 3,4 पे कोई चार्ज नहीं रखते वो, वैसे ही ओ पे कोई चार्ज रखा है क्या? सो इंटेंसिटी के लिए दे विल नेवर गिव यू द चार्ज जहां पे फील्ड चाहिए, समझा? तो इसीलिए हम लोग को अज्यूम करना है उस पॉइंट पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ऑलवेज। कितना? 1 माइक्रोकूलम नहीं, सॉरी 1 कूलम। 1 माइक्रोकूलम क्या, कितना चार्ज अज्यूम करोगे? 1 कूलम, बिकॉज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज, रीड द डेफिनेशन, क्या लिखा था? इट इज नथिंग बट द फोर्स required per unit positive point charge। बोला था, क्या बोला? यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यूनिट मतलब पॉजिटिव मतलब +1। अरे समझा? इसलिए आप हमेशा उस पॉइंट पे कौन सा चार्ज अज्यूम करोगे? +1 कूलम। तो इस पे अज्यूम करो +1 कूलम। अगर आपने +1 कूलम रख दिया, कहानी सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि ये दोनों आप क्या करेंगे, अब तुम्हें बता दें क्या करेंगे, बताओ। +1 कूलम एंड Q अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी। ये दोनों क्या करेंगे, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल, तो फील्ड ऐसे आएगी। ये दोनों क्या करेंगे, आगे जाएंगे। सो मतलब एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन, एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन, आया ना? इसलिए आपका जो E होगा एट O वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता जाएगा, समझा? सो पहला होगा K Q by 1 का स्क्वायर, दूसरा लेकिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे हाँ यार, तो क्या होगा -K Q 2 का स्क्वायर प्लस K Q 4 का स्क्वायर माइनस K Q 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से अगर आप देखो तो K और Q कॉमन निकलेगा, बराबर? ये बनेगा 1 - 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस डॉट डॉट। अब कभी भी ऐसा मत करोगे सर इनको एक साथ लिखते हैं माइनस को एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ही इसी में कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, इट इज -1/4। इस बार कॉमन रेशियो 1/4 नहीं है, इस बार कितना है, -1/4। तो इसका स्मॉल r इज -1/4 एंड a तो बताइए व्हाट इज a, 1। Also we know the formula for S infinity, which is a upon 1 minus r. Therefore E at the origin should be equal to K Q bracket 1 upon 1 plus 1/4 हो जाएगा। So the correct answer is going to be 4KQ by, so it's 4.9. That is इस क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में माइन्यूट सा डिफरेंस आ गया, उसमें माइनस था, इसलिए उसका आंसर आया था, अगर आप चेक करोगे तो 4/3 आ जाएगा, याद है? इस बार 4/5 आ जाएगा, 3/4 नहीं था, 4/3। समझा? पक्का? करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन?
फिर आ रहा है 4√2k³ by 8, फिर आ रहा है ठीक है। और कोई पहले का आंसर 4√2k³ by 8। ओके, जाओ आगे। अभी सब सही बोला है तो सही हो। आई थिंक पहला क्वेश्चन सबको आज होना चाहिए, अगर नहीं आया है तो स्मॉल क्यू की वजह से ओ पे डायरेक्शन का फील्ड ऐसा और सी की वजह से भी सेम डायरेक्शन, तो आई थिंक आई कैन डेफिनेटली राइट हियर 2। वैसे डी की वजह से इस पे डायरेक्शन और बी की वजह से भी सेम डायरेक्शन, इसलिए इसका भी आंसर 2 है और बीच में एंगल 90 है। तो आपका इस केस में ई एट द सेंटर ओ इज 2√2 e, ये होना चाहिए 2e times √2 basically, so that is nothing but 2√2 k³ by ये डिस्टेंस का स्क्वायर which is a by √2 का स्क्वायर। Finally the answer is going to be 4√2 k³ by 8। याद करें 4√2 k³ by 8। मैं
चाहूंगा कि अगर डाउट है ना तो प्लीज यार ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं समझा है, कैसे नहीं समझाएंगे, पूछ लो अभी, ठीक है। अगर ये नहीं समझा कि कैसे मैंने डायरेक्टली 2 ही लिखा या इसमें 2 ही कैसे लिखा, अगर किसी को भी डाउट है तो लास्ट में यहाँ पे आपको ये साइड पे लास्ट में यहाँ पे डाउन आप लोग को 2 ही कैसे लिखा वो समझा, ये वाला पार्ट समझा है नहीं समझा, समझाओ। हाँ देखो मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है 2 पॉइंट पे आया ना, तो माइंड में अज्यूम करो कि O पे 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। सो 1 और Q एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो 1 पे अज्यूम करो यू आर स्टैंडिंग, तो Q तुम्हें धक्का दे, परफेक्ट। तो Q से एरो मतलब तुम्हें रिपल्शन होगा, इसीलिए एक एरो जाएगा ऐसा, तो वो E होगा। फिर अगेन यू आर स्टैंडिंग हियर होगी, और अब C को देखो, C पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो तुम्हें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा मतलब तुम C की तरफ जाओ, वापस एरो यहीं का है, तो वापस E आएगा। तो एक E इसका एक E इसका, पर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, तो E का C कितना होगा 2 टाइम्स, जितने यहाँ पे 2 है। विद द सेम लॉजिक यहाँ पे भी कितना आएगा 2D, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे माइनस, क्लियर। अब 2E और 2E के बीच में एंगल कितना हो गया 90। When 2 vectors are same and their angle is 90, the resultant is going to be that into root 2। इसलिए आंसर आएगा 2E times root 2, तो वो यहाँ पे लिखिए, और फाइनली E का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, k/r², where r is this distance। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा, आई थिंक याद होगा, ये डिस्टेंस डायरेक्ट आता है a/√2, बस उसको याद क्या है 4k3/2, इसका तेरा 2k3/2, 4k3/2। अच्छा सेकंड का आंसर 4k3 है या 2k3 है, उसके लिए आई थिंक एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लो। बराबर, अब देखो वापस वही सेम लॉजिक पे जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व किया है ना तो उससे इसका फायदा मिल जाएगा। Q और -Q सेम डायरेक्शन में फिर लगाएंगे, है ना, तो आई थिंक एक डायरेक्शन होगा ऐसा, इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, परफेक्ट। वापस ये भी सेम लगाएगा, ये भी मेरे हिसाब से 2 टाइम्स ही लगाएगा, और ये भी सेम लगाएगा, वो भी तुम्हारा 2 ही लगाएगा। आज ये समझा। तो अब 2E और 2E के बीच में ये जो एंगल है वो 120 है, और जब 2E और 2E के बीच में 120 आया तो उसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 2 टाइम्स E, कौन से एंगल पे 60। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट अगर दिस इज 2E एंड दिस इज आल्सो 2E, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, विच इज 2। पर उसी डायरेक्शन में और एक फील्ड भी है जो दिख रही है, so इन दोनों का जो फाइनल आंसर होगा दैट इज द फाइनल, so EO must be equal to 4, that's the answer। so answer is 4k3/2, जिनका भी 4k3/2 आया है उसे। लास्ट का आंसर क्या है, k3/2। अच्छा कितने लोग का k3/2 नहीं आता, ओके चेक कर लेते हैं सच में k3/2 है यार। सो वापस क्या करना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो पे आई थिंक इस डायरेक्शन में आएगा, और इसको मैं 2 टाइम्स भी बोल सकता हूं, सही है ना। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना। अब है ना थोड़ा लॉजिकली चलेंगे, 5Q की फिर ऐसे आएगी और 3Q की फिर ऐसे जाएगी,
बट 5q माइनस 3q करेंगे तो कितना बनेगा 2q, तो उसकी फील्ड 2e होगी और उसका डायरेक्शन 5q डिसाइड करेगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा था। तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी दिस इज 2e। समझा क्या किया? और अब ये q अकेला बचा जो अपनी फील्ड ऐसे देगा और यहाँ पे कोई चार्ज है ही, तो इसलिए इसकी वजह से e आएगा। सो वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे 2 टाइम्स e है और वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे भी 2 टाइम्स e है और ये एंगल आपका अगेन कितना है 120, तो उसका रिजल्टेंट अगेन 2e होगा और इसके लेफ्ट में एक e आया। So what is the e 2e minus e? So e as a center should be equal to e, which is e by. Just imagine if you can solve this kind of question, then they will say सारे क्वेश्चन ऐसे बने। सही है? मैं कितना भी इसमें अब खेलूं, everything is about direction। अगर सही से डायरेक्शन देखो फिर तो वेक्टर। समझा? नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। इसके ग्राफिकल क्वेश्चन करना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। ओके? व्हाट इज इट? बोलो। हाँ? फील्ड का देख लेता हूँ। अभी फील्ड स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा नहीं करना।